गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक आपको स्टार्ट करने वाला हूँ वो इन्वायरमेंट के बारे में है, पर्यावरण के बारे में। बेसिकली हम जानेंगे कि ये पर्यावरण का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और पर्यावरण पे जो आज प्रदूषण फैल रहा है उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जो पर्यावरण का अर्थ है वो चारों ओर का आवरण है, यानी हमारे आसपास जितने भी जिंदा या मुर्दा या जो भी प्रक्रिया है, घटना है, तथ्य है, सब कुछ, यानी हम कह सकते हैं जैविक, अजैविक, ये सब सारे तत्वों को जो मिलाकर हम अगर एक एक शब्द में कहें तो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो जैसे पर्यावरण का जो घटक होते हैं उसमें कुछ जैविक संघटक में कुछ सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं, तो कुछ कीड़े मकोड़े भी होते हैं, बड़े बड़े जीव जंतु और पेड़ पौधा भी होते हैं। और जो अजैविक घटक है जिसमें जीवन नहीं रहता है, उसमें से बहुत सारी प्रक्रियाएं होते रहती है पर्यावरण में, जैसे और अजैविक घटक भी बहुत सारे हैं, जैसे चट्टान हो गया, आपका पर्वत, हवा, ये सब हो गया है ना, ताप हो गया जैसे कह सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग पर्यावरण को जो है ना दो भाग में बांटते हैं। एक भाग को हम जो मनुष्य बनाते हैं, है ना, और एक भाग जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। यानी हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जो है उसका दो जो घटक है वो प्राकृतिक है और दूसरा है कृत्रिम, अप्राकृतिक या मानवकृत, हम लोग बोल सकते हैं उसको, है ना। जैसे अब हम बोलेंगे कि वायु, मिट्टी, जल, पेड़ पौधा, है ना, तो जीव जंतु, ये सब सब पर्यावरण का ही अंग है। और जैसे हम इसमें जान नहीं है, वायु में, मिट्टी में, जल में, यानी ये अजैव है। ठीक, और पेड़ पौधा जो है उसमें जान है, तो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये प्राकृतिक है तो उसका दुनिया अलग है, जैविक है तो उसका दुनिया अलग है। नहीं, प्राकृतिक और जैविक तो एक ही तरह हुआ, मतलब अजैविक जिसको बोलते हैं ना, कृत्रिम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो दोनों अलग अलग नहीं है। दोनों का पर्यावरण में दोनों को मिला के ही हम लोग पर्यावरण को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी दोनों के कारण एक दूसरे का जीवन प्रभावित होता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक, यानी पर्यावरण में दोनों अलग अलग नहीं है, पर्यावरण में मिल जाएगा दोनों। ठीक है, और जो कुछ मानव द्वारा किया गया क्रियाकलाप है ना, उससे वातावरण में बदलाव आता है। अब उसको हम अप्राकृतिक या मानव निर्मित कहते हैं वो सबको, जैसे उद्योग का विकास हो गया हमारा, है ना, परिवहन मार्ग उर्ग का विकास हो गया। ठीक है, तो जैसे नगरीकरण हो गया, यानी जो शहर बन रहा है, तो जैसे जैसे मानव अपना आवश्यकता को उसको पूर्ति करने के लिए प्रकृति का दोहन करना शुरू किया, है ना, यानी पेड़ पौधों को काटना, तो तरह तरह की चीज़ें, है ना। तो उससे क्या हुआ ना, पर्यावरण में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे इतना परिवर्तन होने लगा कि जो पर्यावरण का संतुलन था वो बिगड़ चुका। सॉरी, आज असंतुलन का जो समस्या है वो उत्पन्न हो चुका है, और प्रकृति के साथ जो मानव का क्रिया इतना व्यापक हो चुका है कि उसमें सभी जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण का जो समस्या और ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो पर्यावरणीय जो समस्या है उसमें जो हम मुख्य रूप से कह सकते हैं, जैसे प्रदूषण हो गया, जलवायु परिवर्तन, तो ये सब मेन समस्या है। हम लोग अगर सांस ही नहीं ले पाएंगे सही वायु का, तो फ्रेश एयर का, तो हमारी क्या होगी, श्वसन रोग हो सकते हैं। अभी कोरोना वायरस वगैरह ये सब रोग फैल रहा है, श्वसन से संबंधित रोग है ना। तो इसका और भी बहुत सारा कारण है, जैसे मानव का पॉपुलेशन, अभी जनसंख्या बढ़ते जा रहा है ना, और जो आर्थिक विकास है वो भी बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। तो आर्थिक विकास बढ़ने के कारण भी मानव का ज़रूरत बढ़ रहा है, और प्रकृति के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे पर्यावरण का संतुलन जो है नष्ट हो रहा है। और हम लोग जैसे प्राकृतिक एक व्यवस्था है उस पर संकट हो रहा है, संकट उत्पन्न हो रहा है उसके अस्तित्व पर ही। तो अधिकांश जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो पर्यावरणीय पतन और मानव द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि से जुड़ी हुई है। जैसे पर्यावरणीय पतन का मतलब मेरा यहाँ पे है कि जैसे पर्यावरण में होने वाला कुछ परिवर्तन जो नहीं होना चाहिए, है ना, जो अवांछनीय है, जैसे
कुछ अननेसेसरी चीज़ आ जाता है ना, जिसके कारण उसका ज़रूरत नहीं भी है फिर भी आदमी उस समझता नहीं है। तो इसी कारण किसी क्षेत्र या विशेष में या पूरा पृथ्वी पर जीवन को अब खतरा उत्पन्न होने लगा है। तो इसके अंतर्गत प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षरण हो गया और अन्य प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। तो पर इसमें जो है पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण को हम लोग एक अच्छा रूप दे, है ना, हरा भरा रखें। तो उस वैसा रखने के लिए हम लोग को पहले जानना होगा कि प्रदूषण क्या है। ठीक, प्रदूषण के कारण पर्यावरण का एक अवरोधक है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक, तो प्रदूषण जो है वो पर्यावरणीय प्रदूषण भी होता है और मानव निर्मित भी होता है। जैसे हम लोग कुछ ठोस द्रव गैस जो ज़रूरी नहीं है, या जैसे कुछ ऊर्जा, है ना, साउंड हो गया, जैसे रेडियो धर्मिता का जो प्रवेश हो गया, ये सब कह सकते हैं, ये सब प्रदूषण का कारण बन रहा है। तो इस प्रकार से अवांछनीय तत्व जो है उसको हम लोग जिसको हम लोग प्रदूषक कहते हैं, है ना, जो प्रदूषण फैलाता है। तो प्रकृति के जो स्वच्छ एकदम स्वच्छ जल को हम बहुत मात्रा में आजकल बर्बाद कर रहे हैं या प्रदूषित भी कर रहे हैं। जैसे हम प्लास्टिक जैसा वस्तु बहुत ज़्यादा बनाने लग जा रहे हैं अभी, है ना। तो जिनको एक बार उपयोग कर कर हम लोग फेंक देते हैं, फिर उसको दोबारा उपयोग भी नहीं कर पाते। तो ये सब क्या है, प्रदूषण का एक जरिया है। हम लोग उसको प्रदूषण में अपना हाथ योगदान दे रहे हैं कहने का अर्थ है। ठीक है, तो विशाल मात्रा में हम लोग जैसे खाना वाना का बर्बादी कर देते हैं, कचरा का ढेर में उसको फेंक देते हैं, और जो विनिर्माण की प्रक्रिया है उसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ पैदा होता है। तो ऐसे रसायन जो द्रव अपशिष्ट के रूप में बहकर जल को प्रदूषित करते हैं, हवा को भी प्रदूषित करने वाले गैसों को भी बढ़ावा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ तो चीज़ें प्राकृतिक है, अब जंगल में है और वहाँ कोई पशु वशु मर गया, सड़ने लगा, उसका गंध फैलने लगा, तो वो भी प्रदूषण का कारण है। लेकिन वो तो नेचुरल है, वो तो होगा ही। हम लोग अगर किसी कुत्ता उत्ता जैसे मार के फेंक देते हैं रोड साइड, ये सब हम लोग के द्वारा है, तो इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे अपशिष्ट की इस बढ़ती जो मात्रा है, इससे का प्रबंधन प्रकृति द्वारा नहीं किया जा सकता है ना। इस प्रकार हम लोग अपशिष्ट पर्यावरण में जमा होने लगते हैं और इससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और पर्यावरण पर दूसरे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगते हैं। अब जैसे हम लोग एयर पोल्यूशन अगर करेंगे, हवा को दूषित करेंगे, तो श्वसन का बीमारी होगा ही। अच्छा, श्वसन का ही नहीं, उससे जल भी प्रदूषित हो जाएगा। जल प्रदूषित होगा तो हम लोग उसको पिएंगे तो पेट से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएगा। बहुत सारा प्रदूषण जैसे कैंसर जैसा खतरनाक रोग को उत्पन्न करता है। तो प्रदूषण कई प्रकार से हो सकते हैं ना, जिसका हम लोग एक एक अलग अलग से थोड़ा थोड़ा जानेंगे, है ना। तो अब उसका डिपेंड करता है हम लोग किस टाइप का प्रदूषक यूज कर रहे हैं, है ना। तो उसके स्रोत पर भी डिपेंड करेगा, और पारितंत्र के जिस हिस्से में उसका प्रवेश होता है उसके आधार पर भी हम लोग प्रदूषण को डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक, तो जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ये सब मेन प्रदूषण है। ठीक, और भी बहुत सारा टाइप का प्रदूषण है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। ठीक, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि वायु, हम लोग बोलने से मन में आता है कि नहीं हवा है, लेकिन हवा नहीं है, उसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप का गैस का मिश्रण है वो, है ना। तो वायु क्या है, एक तरह का मिश्रण है। तो वायुमंडल में गैसों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है, और वायुमंडलीय गैसों की मात्रा में जो असंतुलन होता है, और वातावरण में अवांछनीय भौतिक, रासायनिक और जैविक जो तत्व है उसके मिश्रण को ही वायु प्रदूषण हम लोग कह सकते हैं ना। तो मानवीय जो विकास का क्रिया है वही वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। अब आपको मसलन जैसे वाहन से निकलने वाला धुआं, जिसमें सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रो ऑक्साइड हो गया आपका, इस टाइप का बहुत विषैला विषैला गैस उसमें रहता है। सॉरी। अब जैसे हम लोग बहुत सारा अत्यधिक जंगल की कटाई कर देते हैं वन की, जिसमें वायुमंडल में जो नमी की मात्रा होती है वो कम हो गई है। पेड़ ही नहीं होगा, नमी कैसे आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगा। तो जैसे हम लोग खनन करते हैं, माइनिंग करने लगते हैं, तो उसमें विस्फोटक का यूज करने लगते हैं, वो भी तो रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, और धुआं और धूल उड़ाता है। जैसे आप खेती कर रहे हैं, आप कोई बोल रहा है खेती कर रहे हैं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं,
ठीक है खेती कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी तो हम लोग कीटनाशक का उपयोग करने लग रहे हैं, केमिकल आजकल दवाई मारते हैं, सबको ही आपको मालूम है। वो रासायनिक पदार्थ जो है और कीटनाशक जो है अनाज के साथ मिलकर शरीर में प्रवेश कर जाता है और वायु में मिश्रित होकर वायु को भी प्रदूषित करता है। इस तरह से हमारा एयर पोल्यूशन हो गया, है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं एयर को, देखिए अब औद्योगिकीकरण जो है, कॉलोनियल जो पोल्यूशन है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। ठीक, जो धुआं हुआ निकलता है। अब अगला आता है जैसे जल प्रदूषण। तो जल माने वाटर पोल्यूशन। तो ऐसे में हम लोग जैसे घुलनशील कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ अघुलनशील पदार्थ है ना। तो जल के प्राकृतिक गुण का, उसका रंग, स्वाद, इस सब में परिवर्तन ला देता है पानी का। और जीव जो पानी में जो जीव जंतु रहता है, वो जो जलीय जीव रहता है, उस पर भी, उसके स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव डालता है ना। इस टाइप के प्रदूषण को हम लोग जल प्रदूषण कहेंगे। अब इसका क्या कारण है, तो इसका कारण जैसे हम लोग दैनिक जीवन के उपयोग के बाद जो पानी प्रदूषण हो जाता है, तो जैसे कोई कोई मलमूत्र इसका त्याग कर देता है, गंदी नालियों का पानी हो गया, ये सब फैला देता है नदी में, तालाब का शुद्ध जल भी मिलता है। तो इससे जल प्रदूषित हो जाता है। हम लोग अपना मानवीय क्रियाकलाप के कारण भी जल को प्रदूषित करते हैं। और जैसे औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला पानी और कचरे के अनेक प्रकार के रसायन, है ना, तो जिसमें उसमें एसिड मिला होता है, अम्ल मिला होता है, क्षार मिला होता है ना, या जल का जो विभिन्न स्रोत है वो मिलकर जल को ये करते हैं। ठीक है, तो ये सब पर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो जल प्रदूषण नहीं होगा। अब जैसे कि डिटर्जेंट का जो हम लोग प्रयोग करेंगे, तो कपड़े वपड़े धोने के लिए, तो उसके बाद जो उसका झाग उग निकलता है, वो डिटर्जेंट का पानी धोने के बाद वो भी नदी या जलाशय में चल जाता है, तो उससे भी जल प्रदूषित होता है। अच्छा, खेत उत में जो कीटनाशक डालते हैं, कृषि रसायन का जो उपयोग करते हैं हम लोग, उसमें भी विषैला रसायन रहता है। कीटनाशक वर्षा जल में घुल कर क्या होता है, नदियों और तालाबों में पहुंच जाता है, वो पानी को प्रदूषित कर देता है। अच्छा, अब अगला आया मेरा जैसे तो ये सब जो आप इमेज देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो सारा पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन का। ठीक है, अब हम लोग जैसे साउंड का पोल्यूशन हम लोग जाएंगे। देखिए एयर पोल्यूशन से हम लोग नाक में सांस लेते हैं, फिर हमारा इनहेल हो जाता है वही पोल्यूटेड एयर। ठीक, फिर हमारे लंग पर इफेक्ट करता है, हमारे चेस्ट, सारा कुछ इफेक्ट करता है ना, ऐसा नहीं है। तो जैसे वाटर पोल्यूशन का हो गया, अब देख ही पा रहे हैं कॉलोनियल वेस्ट जो है, केमिकल मिक्स जो वाटर है वो इंटरमिक्स हो रहा है हमारे वाटर में, है ना, सोर्स ऑफ वाटर में। तो ये क्या कर रहा है ना, ये पोल्यूटेड कर रहा है वाटर को। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल भी होंगे, उसको भी पोल्यूशन के कारण परेशानी में डाल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है साउंड पोल्यूशन। ठीक है, तो साउंड का जो पोल्यूशन है वो हम लोग का क्या, साउंड जैसे हम लोग डीजे उजे, आप लोग गाना वाना बजाते हैं, बहुत हाई साउंड में बजाते हैं, या बहुत पास चले जाते हैं, उससे कान खराबी होता है, फिर हार्ट अटैक का भी उसमें प्रॉब्लम आता है। यानी जो ध्वनि में प्रदूषण का मतलब ये है कि जैसे जीव या मनुष्य का जो मानसिक स्वास्थ्य है, कार्य क्षमता, उसको प्रभावित करता है। हम लोग जानते हैं कि जो एक स्वस्थ मनुष्य है, वयस्क मनुष्य है, वो 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को सुनता है ना, सही ढंग से सुन पाता है। हालांकि उम्र के अंतर में मैंने कहा वयस्क मनुष्य में, अब जैसे बूढ़ा हो गया कोई मनुष्य, कोई बहुत बच्चा है, तो उसके लिए थोड़ा अलग होता है, लेकिन हम लोग एक वयस्क के लिए बात करेंगे, जनरल बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो प्रति सेकंड का कंपन होता है, इसी तरह की ध्वनि को हम लोग 20 से 20,000 हर्ज की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। और जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो दिन में 45 डेसिबल और रात में 35 डेसिबल की ध्वनि को मानव के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो है वो उपयुक्त बताया हुआ है। तो क्या कारण है ध्वनि का जो प्रदूषण है उसका, हम लोग प्राकृतिक शोर, जैसे आंधी हो गया, तेज वर्षा हो गया, तूफान, बिजली का कड़कड़ाहट, भूकंप, इस सब प्राकृतिक हो गया, इसके कारण भी ध्वनि पोल्यूशन होता है। मानव निर्मित भी है, जैसे कारखाना के मनोरंजन का साधन हो गया, परिवहन के साधन हो गया, इस सब से जो उत्पन्न होता है वो सब मानव निर्मित हो गया, है ना। अब अगला मेरा क्या आता है, सॉइल पोल्यूशन, है ना, मृदा का प्रदूषण। ठीक, तो मृदा जैसे भूमि में जब भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण का अवांछनीय पदार्थ जो परिवर्तन हो जाता है
अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है उसमें। तो इससे क्या होता है, भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता पर, उपयोगिता को नष्ट कर देती है। उसका प्रभाव मनुष्य पर और सभी जीवों पर पड़ता है। भूमि प्रदूषण का तो पड़ना ही पड़ना है। इसी को हम लोग भूमि प्रदूषण कहते हैं। मानव का जो बढ़ता हुआ आबादी है, जंगल का अंधाधुंध कटाई है, तीव्र गति से जो औद्योगिकीकरण है, नगरीकरण है, इस सब का कारण बना हुआ भूमि प्रदूषण का। ठीक है, यही सब। अब भूमि प्रदूषित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है खेती करने में मुश्किल होगी, है ना। भूमि में रहने वाले जीवों को ये होगी, उससे एयर भी पोल्यूट हो जाएगा, है ना। हवा भी प्रदूषित हो जाएगा। भूमि प्रदूषण का बहुत सारा कारण है। रसायन और कीटनाशक का प्रयोग हो गया, प्लास्टिक बैग का उपयोग हो गया, वन का कटाई हो गया, जल प्रदूषण से भी भूमि प्रदूषण होता है। हम लोग प्रदूषित जल को अगर किसी भूमि पर, स्वच्छ भूमि पर, मिट्टी पर डाल देंगे तो वो भूमि भी हमारा प्रदूषित होगा, है ना। और विस्फोटकों का जो प्रयोग होता है वो तो आप जानते ही हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ताप, जैसे ध्वनि प्रदूषण में ये सब भी आ गया। देखिए, आप देख सकते हैं आप लोग, है ना, ये पूरा चोंगा वोंगा लगा के यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरा एकदम हाई क्वालिटी का एकदम डीजे उजे लगा दिया है, चोंगा लगा दिया, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे कान को खराबी होगा, मैंने पहले ही बताया है ना। ये देखिए, ये अब आ गया ताप प्रदूषण। ठीक, हम लोग थर्मल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे यानी ताप के कारण भी पोल्यूशन होता है। तो जैसे रासायनिक उद्योग और कई कई अन्य उद्योग जिसमें जीवाश्म ईंधन और नाभिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ना, और उसी में जैसे उत्पादन इकाई का संयंत्र को ठंडा करने में बहुत अधिक जल का उपयोग होता है, और उपयोग के बाद छोड़े गए जल का जो तापक्रम है बहुत अधिक होता है। गर्म पानी का जो इस प्रकार से हम लोग विसर्जन करते हैं, इससे जलीय जीव और पेड़ पौधा और जंतु पर भी बहुत खराब असर होता है। पर्यावरणीय प्रदूषण का जो व्यापक प्रभाव, जैसे इस पे जैव विविधता पर पड़ा है, वो जैव विविधता का अभिप्राय किसी कोई स्थान विशेष में रहने वाला विभिन्न प्रजाति की कुल संख्या और प्रत्येक प्रजाति में पाए जाने वाला आनुवंशिक भिन्नता से हम लोग। ठीक है, तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का असंख्य जीव निवास करते हैं। ये भिन्न प्रकार के जीव एक दूसरे के अनेक रूपों में भिन्न होते हुए भी एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। जैव विविधता के कारण पर्यावरण में संतुलन स्थापित होता है। जितनी अधिक जैव विविधता होगी उतना ही पर्यावरण में अधिक संतुलन होगा, है ना। तो जैव विविधता जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले यूजिन ने किया। हाँ, यूजिन ने किया होगा, यूजिन ने किया था, होगा नहीं, यूजिन ने किया था। जो हम लोग यूजिन लॉवजॉय से बोलते हैं, 1980 का टाइम में किया था। ठीक है, इसके बाद WG रोसन ने 1985 में किया था उसके बाद। ठीक, और हम लोग इसीलिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इससे जो विश्व का जैव विविधता संरक्षण दिवस भी इसको हम लोग कह सकते हैं ना, कहते हैं। और जैव विविधता से भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में हम लोग को सहायता मिलता है। जैव विविधता में से जो संपन्न वन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अवशोषक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषक होता है। जंगल उंगल बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा, यानी पेड़ पौधा होगा वो सांस लेगा, फिर हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा। तो जैव विविधता मृदा निर्माण के साथ साथ उसके संरक्षण में भी सहायक है। जैव विविधता यह जो है जैव विविधता वो जल चक्र को भी गतिमान रखती है, और वानस्पतिक जो जैव विविधता है वो भूमि के जल रिसाव को भी बढ़ावा देती है। इससे भूमिगत जल स्तर भी बना हुआ रहता है ना। पौधे और जीव जंतु जो है एक दूसरे का के से खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल द्वारा जुड़े होते हैं। एक प्रजाति की विलुप्ति दूसरे के जीवन को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। पौधे शाक बच्चे जानवरों के भोजन के स्रोत होते हैं, जबकि जानवरों का मांस मनुष्य के लिए प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के जो निस्तारण है उसमें सहायक होती है। प्रदूषकों का विघटन और उनका अवशोषण कुछ पौधों की विशेषता होती है। जिसे सदाबहार हम लोग कहते हैं, उसका नाम है कैंथरेंथस रोसियस नाम है। हाँ, कैंथरेंथस रोसियस नाम है। ठीक, तो वो जो पेड़ है इसमें ट्राई नाइट्रोटोल्यून जैसे जो घातक विस्फोटक को जो है उसको विघटित करने की क्षमता होती है। सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां जहरीले बेकार पदार्थों की साफ सफाई में सहायक होती है। सूक्ष्म जीवों की जो स्यूडोनास प्यूटिडा होता है, और
अर्थोबैक्टर विस्कोसा जो होता है, इसमें औद्योगिक अपशिष्ट से विभिन्न प्रकार के भारी धातुओं को हटाने की क्षमता होती है। अब जैसे राइजोपस या राइजस नाम का जो कवक है, इसमें यूरेनियम तथा थोरियम जैसे घातक तत्व को हटाने की क्षमता होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे जैसे झारखंड की। अब जेपीएससी वगैरह में झारखंड पर विशेष फोकस करके आपको आंसर देना होगा या क्वेश्चन आएगा। तो जैसे झारखंड की जलवायु है तथा उसकी भौगोलिक स्थिति है, वो झारखंड को जैव विविधता में काफ़ी धनी राज्य बनाता है। झारखंड के जंगलों में कई तरह के पेड़ पौधे, औषधीय जड़ी बूटी, घास फूस इत्यादि जो है फूल पौधा मौजूद है। हम लोग यहाँ पिठोरिया घाटी जैसे नेतरहाट की पहाड़ी हो गया, सारंडा का जंगल हो गया, पारसनाथ की पहाड़ी हो गया, दलमा की पहाड़ी हो गया, ये सब में जैव विविधता से पूर्ण है। झारखंड से होकर बहने वाली नदियाँ जैसे प्रमुख है कोयल, दामोदर और स्वर्णरेखा। इसके क्षेत्र के जो जंगल हैं जैव विविधता के धनी हैं। लेकिन बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण जैव विविधता क्षरण का प्रमुख कारण है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए जीवनाशक, औद्योगिक रसायन तथा अपशिष्ट आदि मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। अब विदेशी मूल के पौधे के उगने जैसे देसी प्रजातियां विस्थापित विलुप्त प्राय हो रही है। अंधाधुंध शिकार के कारण भी जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है। विकास कार्यों तथा कृषि के जो विस्तार है, इसके कारण जंगलों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया जा रहा है, जिसके कारण वनों में जैव विविधता का क्षरण हुआ है। तो जैव विविधता के संरक्षण का आशय जैव संसाधनों के प्रबंधन से है, जिससे उनके विस्तृत इस्तेमाल के साथ साथ गुणवत्ता भी बनी रहे। पर्यावरण संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों का जो कार्यान्वयन है, इसका अधिकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार को है। तो इस विभाग का मुख्य कार्य क्षेत्र राज्य के जो क्षेत्र है उसके प्राकृतिक संसाधनों जिसमें वन और वन्य जीव, जैव विविधता इत्यादि का संरक्षण करना तथा जो वन्य प्राणी है उसके संवर्धन के साथ साथ प्रदूषण रोकना भी है। वन का जो पर्यावरण है उसका सबसे अभिन्न हिस्सा है। वन क्या है? पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है। झारखंड में जो वनों की अधिकता है, हम लोग जानते हैं झारखंड झाड़ियों का खंड एक तरह से बोला जाता है इसको। तो इसे वन, पर्यावरण और जो जलवायु पर्यावरण परिवर्तन विभाग है, वो झारखंड सरकार के अनुसार 2015 ईस्वी है उसमें 23,605 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर है वन का आवरण। जो झारखंड का टोटल क्षेत्रफल का लगभग 30% है, 29.61% है ना। तो 29.61 है, हम 30% लगभग में कर सकते हैं। तो राज्य के पर्यावरण को जो स्वच्छ बनाने हेतु व्यापक पैमाने पर वन रोपण अभियान चलाया जा रहा था। जैसे 2014-15 में 5,45,000 वृक्ष लगाए गए, है ना। तो झारखंड जैसे राज्य में पर्यावरण को सर्वाधिक हानि वनों की कटाई से हुई है। वनों की कटाई के क्रम में अनेक दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष लुप्त होने लगे हैं, जिसे बचाने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम भी उठाए गए हैं। जैसे मान लो जैसे अफ्रीकी मूल का कल्पतरू वृक्ष है, उसका चिकित्सीय महत्व बहुत है ना। चिकित्सा में उसका जड़ी बूटी के रूप में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। और जैसे भारत में अब इनकी संख्या मात्र 9 है, जिसमें 4 रांची में ही है ना। अति शुष्क वातावरण जो का ये वृक्ष है, इसमें जल भंडारण की बहुत अधिक क्षमता होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार के विलुप्त प्राय प्रजाति के पौधों में से एक माखन कटोरी और शिवलिंगम जिसको हम लोग उसकी फूल की भी प्रजाति है, जिसे संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। शिवलिंगम फूल काफ़ी आकर्षक होता है, लाल और सफ़ेद रंग का होता है, मनमोहक और खुशबू बिखरता हुआ है। ये जो है हिमाचल प्रदेश की तराई क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है और इसके फूल के आसपास काफ़ी दूर तक जो क्षेत्र होता है वो बहुत सुगंधित होता है। अब देवघर जिला जहाँ बाबा बैद्यनाथ की मंदिर है, तो देवघर में जो रूट कांवरिया पथ है इसमें लगाया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में रुद्राक्ष, हाथी, कुंभ, सोल छाल है ना, और मेघ के पेड़ पर रिसर्च किया जा रहा है। मेघ का पेड़ काफ़ी संख्या में पाया जाता था, लेकिन इसकी संख्या घटती जा रही है। इसके छाल का उपयोग अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। रुद्राक्ष जो कि मूल रूप से हिमालय की तराई में पाया जाता है, इस पर भी रिसर्च कर बीज तैयार किया जा रहा है। सखुआ का जो पेड़ है, तो सखुआ का पेड़ झारखंड का प्रमुख पेड़ है ना।
इसको हम लोग इधर सारे गाछ बोलता है ना। इससे पेड़ के आसपास पौधों को प्राकृतिक रूप से जैव विविधता में सहायता मिलता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर है। एशिया के जो सबसे घने जंगल सारंडा है, इसमें काफ़ी संख्या में पाया जाता है, लेकिन तस्करी के कारण इसकी संख्या में कमी आई है। पहले जंगलों में बीज गिरने से या पेड़ की शाखा से ही ये तैयार हो जाता है, लेकिन पर्यावरण के प्रदूषण है, जलवायु प्रदूषण है, इसके कारण अब ऐसा होने में कमी आई हुई है। तो जो हम लोग अब वन रोपण द्वारा इसको लगा रहे हैं, देवघर और रांची में प्रयोगात्मक रूप से 10 हेक्टेयर में से लगाया गया है। तो अब हम लोग पूरा तरह से पढ़ेंगे उन तमाम झारखंडी जो पर्यावरण के संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको जानेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा बड़ी होने लग रही है, तो मैं इसे यहीं पे समझता हूँ कि रोकना चाहिए। अब इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा, उसमें आप लोग सुनिएगा। ये जेपीएससी वगैरह झारखंड से रिलेटेड कोई भी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होगा आगे का। ठीक है।